दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेता क्लासेस में। अगर आप पढ़ रहे हैं सीटेट तो हम करा रहे हैं प्रिपरेशन प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो है प्रैक्टिस सेशन 16-15 पहले हो चुके हैं, आप प्रीवियस में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। सिंपल प्रश्न है। देखो सीटेट में दोस्तों पिछली बार इस तरह का प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, तो आपको समझना है, प्रश्न को देखना है कैसे हो रहा है। 10,000, 10,100, 10,250 बराबर है, किसके बराबर है? अब देखना है 10,000। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो 10,000 ऐसे लिखा आपने। 10,100, 10 में 100 की गुणा कितना हो गया? 1,000। 10,250, 10,250 का मतलब 2.5 बराबर 10 की 100। सबको जोड़ दो, क्या मिला? 0, 0, 1, 1, 1। तो सही जवाब आपको कौन सा दिख रहा है इनमें से? 11100। ऑप्शन नंबर 2 आप इसको आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर आपका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 4 में सममिति की बात हो रही है। सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? इनमें से अगर ज्यामिति की हम बात करें तो सबसे जो बढ़िया कौशल है इनमें से किससे मिल सकता है? जहां पर आप परावर्तन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो देखना, मोतियों की माला, बिंदु शीट, गिनतारा, ध्रुवमुखी पटल। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं गिनतारा, है ना? ये गिनतारा है। देखिए सभी ने देखा होगा, इसमें कुछ बॉल्स होती है जो इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से काउंटिंग करती हैं। तो ये गिनतारा है। तो गिनतारा की अगर मैं बात करूं तो वो परावर्तन और सममिति के बारे में चर्चा ही नहीं करता है। बात करते हैं डॉट शीट। ये डॉट शीट है, इसकी क्या करते हैं? सभी में बराबर बराबर डॉट्स लगे होते हैं। इन डॉट्स पर आप आकृति बना सकते हैं। ये सामने दिख रही है। तीसरे की बात करते हैं, इसको बोलते हैं द्विमुखी पटल या काउंटर। यानी इसमें क्या होता है? देखो यहां पर येलो और रेड दो तरह के सिंबल्स होते हैं। जैसे आपको यहां पर देखिएगा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गया। अब सपोज इसमें आप जोड़ना चाहते हैं 6, तो इसको आपने अपोजिट कर दिया, तो इस तरह से ये भी काम नहीं करता है। अब आपने क्या देखा? सममिति परावर्तन की बात करें तो देखो आपके सामने सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? मोतियों की माला में तो आप ऐसे ऑड और इवन में, मोतियों की माला में आप सिर्फ काउंटिंग कर सकते हैं, इवन ऑड को पहचान सकते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर के मोटिव्स में हैं। तो आपने क्या देखा? डॉट शीट, यानी आप जो बिंदु शीट होती है, देखो आप देख पा रहे हैं, इस पर आप परावर्तन कर सकते हैं ना। आपको ट्राइंगल बनाना तो कैसे बनाएंगे? आप यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे और यहां से इसको खींच देंगे, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो ये परावर्तन आपको दिखाता है। तो आपके सामने चित्र भी दिख रहे होंगे, आप इनको पहचान पा रहे होंगे कि परावर्तन क्या है। रिफ्लेक्शन इसी में है ना डॉट शीट में। और सममिति देखना है, आप खींच में देखो ये सममिति देखा है, तो सारी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी? अब देखो भिन्न को छोटी करने का बड़ा आसान तरीका था, या तो आप इनमें सबको एक्यूमुलेट कर लो या डिवाइड कर लो। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, 10 को 11 को तो 0.90 आएगा, जो कि सबसे छोटा है ना? ये सबसे बड़ा है 0.99। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 10/11। डिवाइड करो, दशमलव से आंसर निकाल दोगे, आसानी से पता लग जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। नया क्वेश्चन जल्दी से आप ध्यान से दीजिएगा। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना कितना? सवाल आसान है। 8 में से 3 गए तो 5 किलोग्राम। किस में आंसर दिया है? इस वाले में। 350 से 178 निकाला तो कितना बचेगा? आपने कहा 172 ग्राम। देखो 350 में से 178 निकाला तो 172 बचा ना? हाँ जी, 172 बचा आंसर। बहुत चुटकियों वाले सवाल हैं। ये पेपर बड़ा ही आसान है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी चिंता वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं?
ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम भी होती है, तो उनको समझना, ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, कैसे समझना है। देखो अगर मैं आपको बात करूं तो क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं कि भाई 100 से पहली संख्या क्या आई जो 7 से कट जाएगी, है ना। तो 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 16 सत्ते 112, 15 सत्ते 105, पहली संख्या 105, है ना। फिर उसके बाद 107, 12, फिर 127, ऐसे करोगे ना तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको एपी लगानी होगी तब आपको वैल्यू निकालनी होगी। सिंपल तरीका समझो, अगर आपको संख्याएं फाइंड आउट करनी है तो देखो टोटल कितनी संख्या है, 100 से स्टार्ट होकर 200 तक चली, डिवाइड घटाया इसको, तो 300 में से आपने 100 घटाया तो कितना मिला 200। आपके पास 200 संख्या है जिनमें ढूंढना 7 से कटने वाली कितनी संख्या है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, जितना पूरा पूरा कट जाए दशमलव को छोड़ दो उतनी संख्या होंगी। कितना आसान है, कितना आसान है बताओ, इससे आसान और क्या हो सकता है। आपसे पूछता हूं, कुछ नहीं करना था, सिंपल देखो, क्यों जब संख्याएं स्टार्ट होती हैं हम ऐसे निकालते हैं, इसको आसानी से करना समझ में आया, कोई मुश्किल तो नहीं किसी को, एक बार में समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, सीधा 28 डायरेक्ट तरीका। लेकिन तब होगा ही जब आप देखो, अगर इसको 1 से स्टार्ट करते हैं 300 तक, तो आप क्या देखते हैं, फिर वो ये लगाते हैं, तो एपीजीपी के चक्कर में ना आपको सीधा करो आंसर मिलेगा, आप कैलकुलेट करिएगा इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, ये रहा 24 का 2 से ही 1/4 प्लस 56 का 1 से ही 1/8 बराबर x हो तो x का मान क्या होगा, देखते हैं। तो भाई 24 का देखा आपने, 24 का माने गुणा 9/4 प्लस 56 का 9/8, तो 4 से काटा 6, 8 से काटा 7, तो 6 नाम 54 और 9 7 63, 117। देखो भी कहीं आंसर में लिखा है 117, बिल्कुल मिल गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। आसान प्रश्न, आसान जवाब आपके होने चाहिए, कोई भी मुश्किल इसमें मुझे तो लगती नहीं कि होगी, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नया क्वेश्चन लेता हूं, कंप्यूटर से नया क्वेश्चन दिया जाए, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल बताना है। कितना आसान था, देखो सबसे छोटा सारगुणज होता है एलसीएम, छोटी, और सबसे बड़ा गुणनखंड होता है उसका एचसीएफ। तो आपको 36, 30 और 42 का निकालना है एलसीएम और इसका निकालना है एचसीएफ। तो पहला एचसीएफ देखते हैं, 30, 36 और 42, अगर आपको बड़ा लग रहा हो, मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं आपको क्या करना है। 30, 36 और 42 में ऐसे क्या देखें, डिफरेंस देखें तो 6 आएगा, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 से 42, तो ये 6 एचसीएफ है। इसका मतलब क्या है भाई, इस एचसीएफ की और एलसीएम की गुणा यहां पर दी, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं 5 11 18, 6 और 6 12 7 19, 6 और 7 12, 7 से 13 और 5 18। अब देखिए यहां पर आपको दो चीज समझनी होगी, तो ये तो एचसीएफ आ गया, आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे। आप देखिए एचसीएफ है, सब एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई है, जो संख्या 6 से कट जाए वो उसका एचसीएफ हो सकता, एलसीएम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या देखें, ये तो नहीं कटता 6 से, चलो 6 और 6 12 और 7 19, ये भी नहीं कटता, लेकिन ये दोनों कटते हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं वही बता देता हूँ, सबको एलसीएम निकालना आता होगा कि ऐसे तो निकालते हो कि यहाँ पर लिखिए 30, 36 और 40, आप फैक्टर भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करें तो 15, 18 और 20, फिर 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो क्या देखा, 15, 9 और 10, 650। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर मैंने क्या कर दिया, चलिए देखते हैं। यहां पर आपने क्या देखा, a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके, इनमें से बराबर है। अब देखिएगा, अगर मैं देखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो गलत लिखा है, तो बराबर होता है, ये भी बराबर होता है 2ab की, ये भी गलत लिखा है। इसको देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही तो लिखा है, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा दोनों की गुणाओं का अंतर, सही है। तो राइट ऑप्शन ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, सही जवाब था, क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने ये रहा,
मान ज्ञात करना है। अब सिंपल देखो, इसको डिवाइड करना है। सिंपल देखना, अगर मैं आपको भाग की बात बताऊं तो आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा। शॉर्ट में कैसे करना है, 37.188 में अगर मैं 3.6 का करूं, दशमलव हटाऊं, दशमलव यहाँ बढ़ाऊं, तो 371.88 में डिवाइड कर दे 36 का, 36 ढाई 360 होता है। 10 बार तो जाएगा ही जाएगा, 10 किसमें है, मेरा आंसर। तो कितनी आसानी से आप शॉर्ट वे में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे, ये आपके जवाब हैं। बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं उठानी है आपको। नया क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पक्का, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। नया क्वेश्चन, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रम से, अब देखो 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है, 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि एक साथ प्रातः 7:50 बजे बदले तो पुनः वो कितने समय पर बदलेगी, समझना। उसने कहा 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, इसका मतलब क्या है भाई, जो इनसे कटने वाली संख्या होगी इनके मल्टीपल होगी, हर बार उतनी बार नहीं बदलेगी। तो इनका मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम निकालना तो क्या आता है, 900 आएगा, सबको पता है, इट्स 900। एलसीएम निकाल 900 आ जाएगा, सिंपल है। अब 900 आपने एलसीएम निकाला, मैंने पीछे निकाल के भी बताया था कैसे निकालते हैं। 900 इसका एलसीएम आया तो 900 सेकंड, तो उसको मिनट में बदल दो, 60 का डिवाइड कर दो, 15 6 90, नहीं हर 15 मिनट बाद बदलती है वो, एवरी 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद वो लाइट्स चेंज होती हैं। तो 15 मिनट में बदलती है, तो पहले बदली थी 7:50 पर, अब कब बदलेंगी, 15 मिनट और जोड़ दें तो 8:05। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर जवाब, समझ में आया होगा। मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिकॉर्डेड सेशन दोबारा से देख लीजिएगा, पीछे जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विद्यालय में बच्चों को इस प्रकार में खड़ा किया जाता है कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र जितने की छात्रों की पंक्तियां, यानी अगर ऐसे छात्र खड़े हैं 1 2 3 4 तो ऐसे ही पंक्तियां हैं, समझ रहे हो आप, क्या समझ में आया, ऐसे 1 2 3 4 क्लियर हो गया। यानी ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालना 2304 का, सवाल आसान था। 2304 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 3 0 4, मैंने आपको बताया था वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि 2 3 0 4, 4 किस किस के यूनिट प्लेस पे था, 2 पर और 8 पर, दोनों में 4 और 8 64, ये तो इकाई का 2 होगा 8 होगा, 2 इसमें कहीं दिया नहीं है तो 48 इसका आंसर है। 2 तो कोई दिया नहीं है ना इसमें, 8 दिया था, या तो 2 होगा इकाई के पर 8 होगा, हो गया सवाल। पूरा करना तो आगे देख लो। अब देखो इससे लास्ट राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट छोड़ते हैं, इसको देखिए किस किस के वर्ग के बीच में आया है। तो क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं 2 दूनी 4 4 16, 4 और 5 का छोटी संख्या लेते हैं यहाँ से 4। अब इन दोनों में से कौन सा इसके आगे पुट करना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 20। अब देखो 23 जो है 20 से बड़ा है तो इसके आगे बड़ी वैल्यू लगा दो। और अगर आपने अभी तक मेरे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं, वहां पर डिटेल में स्टडी करा गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन 48। हालांकि यहीं से हो जाता, ये मैंने कंप्लीट करके आपको बता दिया है कि कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्त है 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। यानी आपको बताया 2 संख्या 3 और 4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम एलसीएम दिया 84। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। वो क्या बताता हूं, चुन्नू सा काम। क्या है, जो उसने दिया है उसी को संख्या मान लो। 3 और 4 अनुपात में थी, मैंने इनको संख्या मान लिया, तो 3 और 4 संख्याएं हैं, वो दोनों 3 और 4 संख्याएं हैं जो अनुपात में है, इनका लैसे बताना था। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता, आप कहेंगे 12, आपके अकॉर्डिंग 12 एलसीएम है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 84 है। तो 12 अनुपात का वैल्यू 84 के बराबर है, 1 अनुपात का वैल्यू 7 के बराबर हो गया। जब 1 अनुपात का वैल्यू 7 के बराबर है तो भाई इसके पास 4 अनुपात थे 28, ये 3 अनुपात थे 21, छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 28, तो राइट ऑप्शन था। जो आपको क्वेश्चन दिया है आपको बस वही तो करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है आपको वही तो करना है, जो उसने बोला है दैट्स इट, वही करना है और कुछ नहीं करना। उसने बोला ये संख्या, उन्हीं को संख्या मान लिया, अनुपात में निकाल दिया आंसर, आपको आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। ये रहा, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, यदि खरीद पर 12% की छूट देने पर
दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझना, क्वेश्चन का बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, देखने में आसान लगता है, छोटा सा है लेकिन घाव गंभीर करता है। कबीर और रहीमन कि उसके बिहारी जी के दोहरे सुने ना कि बिहारी जी के दोहरे सत्सैया के पीर, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, तो गंभीर वाला है प्रश्न। समझना, समझ गए तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक वस्तु पर क्रय मूल्य, वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अंकित मूल्य पर 64% है भाई, वो उसका क्रय मूल्य 100% था, 64% इसका मूल्य हो गया, कोई बात नहीं। उसने खरीद पर छूट दे दी 12% की, 88% ये हो गया, यानी 88% की चीज को 64% की चीज को 88 पर बेच रहा है भैया, तो कितना फायदा हो गया, 88 माइनस का 64 कितना हुआ, 18 में से 4 गए, 8 में से 4 गए 4 और 2, 24 रुपए का लाभ हो कितने पर, 64 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो सवाल, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 6 24 और 16 चौका 64 है जी। अब देखो उसको 4 से काटें, 25 चौका 100 और 4 चौका 16, 4 से काटें 3 और 2 12.5 है ना, तो 12.5 3 37.5, ये राइट आंसर। 37.5% उसको लाभ होगा। कितना आसान था, कुछ नहीं करना है भाई, ये 100% की 64% उसका कॉस्ट प्राइस, 12% की छूट के साथ बेच रहा है, लाभ 88% बेच रहा है, 64% की चीज को लाया 88% पर बेच दिया, लाभ कितना हुआ, 88 में से 64 घटाया, क्रय मूल्य 64 भाग कर दिया, 100 की मल्टीपल है आंसर। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे पर फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है। टाइल्सों के भिन्न साइजों में से वह कौन सा खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल्स बिना किसी को काटे लग जाए। अब देखा यहां पर समझना, एक घर है, उसका कमरा का फर्श ऐसा है 9 और 7 का, लेकिन ये मीटर में है और टाइल्स का साइज सेंटीमीटर में है, तो पहले मीटर को सेंटीमीटर बदल लेना, तो ये कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर, यानी ये है 700 और 900, चौड़ाई 700, लंबाई 900 सेंटीमीटर। अब टाइल्स कैसे लगेंगी, यानी अगर इनमें से जो टाइल्स लिया वो पूरा इसको डिवाइड कर दे, टाइल्स पता लग जाएगा कि नहीं लगेगा। आप बताओ, अगर यहां से पूरा उठा लिया जाए तो जो बिना कटे टाइल्स लगेगी, इसका मतलब वो माप होगी जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो 40 तो नहीं काटते इन दोनों में से किसी को भी, 65 नहीं काटता, 55 40 नहीं काटता, ये जरूर काटता। देखो 35 और 45, अगर मैं 7000 गुणा, माफ कीजिएगा सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर अपॉन 35 गुणा 45 करता हूं तो कट गया ना पूरा 400 टाइल्स आएंगी वैसे तो पूरी टाइल्स लगी 400, तो इससे ऑप्शन लगेगी बिना कटे टाइल्स लग जाएंगी ऑप्शन थर्ड से, और वो 400 टाइल्स होंगी। ये भी समझ में आया होगा, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। नया क्वेश्चन लेता हूं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा मतलब ये है, एक वर्ग है ये वाला, इसकी परिसीमा की आपसे बात हो रही है। परिसीमा का मतलब होता है उसका पेरीमीटर, यानी ये वाला, यानी उसका परिमाप क्या है। हम ये गलती क्या कर देते हैं, हम सिंपल निकालते हैं a स्क्वायर और इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, 8×64.16 पहला ऑप्शन दे देते हैं, जो कि गलत होता है। परिमाप होता है 4a, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 8.2, यानी 32.8 सही जवाब। ये सिर्फ घुमाने के लिए परिसीमा वर्ड, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप क्वेश्चन को आसानी से कर लें। ये समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया जवाब। नया क्वेश्चन ये रहा। रीनू 16 बच्चों की गणित पढ़ाती है, उसका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दे दिया जाए तो प्रभावी होता है। एक पेडागोगी का क्वेश्चन है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा का आयोजन करती है और प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। पहला, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकती है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। वह यादृच्छिक रैंडमली किसी भी कॉपी को चूज कर सकती है और उस पर जिस तरह के वो क्वेश्चन हो रहा है बच्चे ने किया है उस पर अपना सॉल्यूशन बता सकती है। वह छात्रों को एक दूसरे के उत्तर के लिए जांच के लिए दे सकती है, या वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तर की जांच करे। तो समझना, यहां पर आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 है। क्यों? अगर वो पूरी कक्षा का आयोजन कराती चर्चा का, तो चर्चा बहुत लंबा समय लेती है, वो उपयुक्त नहीं होगा।
वह किसी एक बच्चे की कॉपी उठा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दे, उसने गलत किया हो तो ये भी गलत है। अब बच्चा सेम क्लास में है, सेम क्लास में बच्चा है, तो ये कैसा है पॉसिबल है कि सेम क्लास का बच्चा सेम क्लास की कॉपी चेक करे? ये तो पॉसिबल नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक सेम क्लास का बच्चा उसी क्लास की कॉपी चेक करे? तो गलत होगा ना। तो सबसे अच्छा तरीका आप देखते ही होंगे क्लास में बच्चों को बोलते हैं ना कि चलो बच्चों अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं बोर्ड पर कर रहा हूं या कर रही हूं, आप इसमें से मैच करना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, लेकिन सही से करना, ईमानदारी से, ऐसा बोलते हैं ना सब लोग, वही होगा राइट ऑप्शन 4। समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। गणित विज्ञान है, बहुत पेडागोगी का बहुत मशहूर प्रश्न है। गणित विज्ञान है किसका? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। देखो गणित जो है वो मैथमेटिक्स वर्ड से बना है, इट्स मैथमेटिक्स, है ना, याद रखना ये मैथमेटिक्स से बना है। और मैथमेटिक्स ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का वर्ड है जो दो वर्डों से बना, मैथम प्लस लर्न, ये एम है, जो दो वर्डों से बना, मैंथानो प्लस लर्न। मैंथानो का मतलब होता है कैलकुलेशन, क्या होता है? कैलकुलेशन, और प्लस लर्न। अब कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? गणना, और लर्न माने सीखना। तो मतलब क्या निकला गणित का? गणित का मतलब क्या निकला? गणित का मतलब मैथमेटिक्स, अंग्रेजी का वर्ड, मैथमेटिक्स बना लैटिन से, मैंथानो, लर्न, मैंथानो का मतलब कैलकुलेशन, लर्न माने सीखना, गणना सीखना। तो मतलब क्या है? मैं कह सकता हूं कि गणित एक ऐसा विषय जिसमें गणनाएं सीखी जाती हैं। गणित एक ऐसा विषय जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, ये सब परिभाषाएं डेवलप कर सकता हूं, हाँ कि ना? तो मतलब क्या हुआ? गणित किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि आपको क्या समझ नहीं आया। एक और प्रश्न, एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाने हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना है? एक टीचर है जो बच्चे को सिलेंडर और कोन के क्या बताना चाहता है? वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज के बारे में बताना चाहता है। शिक्षण का कौशल का प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा विद्यार्थी बेलन और शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा, विद्यार्थी बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा, विद्यार्थी बेलन तथा शंकु के आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के सूत्रों को प्रत्यास्मरण कर पाएगा, विद्यार्थी शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएगा कि जबकि शंकु किसी बेलन को फैलाकर बनाया गया हो। ये तो भाई रिगर हो गया, अनौपचारिक निगमन नहीं, ये औपचारिक निगमन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या सोचा आपने? देखो वो पहले से जानता है, अगर क्षेत्रफल पढ़ा रहा तो वो आकृति को ज्ञान करा चुका होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि जब वो इनको पढ़ाना है तो वो संकल्पना पहले से क्लियर कर चुका है, क्षेत्रफल पढ़ा रहा है उनके बारे में, उनके शिक्षण कौशल को आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा रहा है, यानी वो उनकी आकृति को पहले से बता चुके हैं। तो क्या करेगा? विद्यार्थी क्वेश्चन करते समय उनके वॉल्यूम को निकालना सीखेगा और उनके फॉर्मूलेस को रिवाइज करना सीख जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब। नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। वैदिक गणित, आप सभी जानते हैं ना कि मैं वैदिक गणित जानता हूं, मैं आई यूज वैदिक मैथमेटिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स से क्या करते हैं? आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? पहला, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ को लेकर के, विद्यार्थियों की गणित में समस्या समाधान के कौशल को लेकर के, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता को बात करके, या गणित में गणना के कौशल तथा गति के रूप में। कैसे प्राप्त कर सकता है बच्चा वैदिक गणित से? क्या होता है यहाँ से? तो सभी जानते हैं ना, मैं वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। सुनते होंगे, मैं वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो मतलब क्या है? वैदिक गणित को गणना में तेजी लाने के लिए पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर लेते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। इनमें से कौन सा वो कारण है जिसको आप नहीं मान सकते कि गणित से डरने का वो कारण है? पहला, कक्ष की अनुभव, दूसरा प्रतीकात्मक संकेत, तीसरा गणित की संरचना, चौथा लैंगिक भेद। तो ये तो आपको पता लग गया, आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न था, आपने आसान कर लिया होगा, क्योंकि लैंगिक भेद यानी लड़का गणित बहुत अच्छा सीखता है, लड़कियों को मैथमेटिक्स नहीं आता है, या लड़कियां बहुत अच्छा
ड्राइंग बनाती, लड़के नहीं बना पाते, या लड़कियां बहुत अच्छा खाना बनाती, लड़के नहीं बना पाते। ये सब लैंगिक पूर्वाभेद है नहीं, ये लैंगिक भेदभाव की समस्या है, जहां पर हम ये मान लेते हैं, इसको लैंगिक पूर्वाग्रह भी बोलते हैं, जिसके हम ये मान लेते हैं कि बच्चा इस भेदभाव के कारण, लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण, कि जो सही बात है उसको नहीं मानते, हम गलत बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो लैंगिक भेद है कि आप गणित से डरने का कारण लड़के डरते हैं, लड़के नहीं डरते हैं। तो राइट ऑप्शन 4 है। नया प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। कक्षा 2 में, याद है कक्षा 2 की मैं बात कर रहा हूं, कक्षा 2 में व्यवकलन में घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा, ऐसे करके। फिर 10 - का 2 बच्चा भरेगा 8, 10 - का 4 बच्चा भरेगा 6, 10 + का 2 12, 10 - का 1 9, 10 + का 1 9 11, 10 - का 3 7, 10 - का 5 5 और 12। बच्चे ने ऐसे भर दिया, कोई दिक्कत? भरेगा, क्यों नहीं भरेगा, भरने तो हमें क्या प्रॉब्लम पड़ रही है। लेकिन इस कार्य का उद्देश्य क्या है? पहला, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना चाहता है, संकलित मूल्यांकन करना चाहता है, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप या फिर मस्तिष्क का गणितीकरण। तो मैंने इसमें क्या किया, आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें 2 काम किए, जोड़ना और घटाना, इसके अलावा कुछ नहीं किया ना। मैंने इस पूरे क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनाया, व्यू रचना बनी है, मैंने सिर्फ इसमें 2 काम किए, जोड़ना और एक घटाना। जोड़ना घटाना कर दे तो इसमें क्या है, तो यही तो हो रहा है ऑप्शन नंबर 1। संकलन में जोड़ना होता है और व्यवकलन में घटाना होता है। तो इस टीचिंग व्यू मेथड से बच्चा संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करने की कोशिश करता है। सही जवाब दिया आपने। नया क्वेश्चन आपके सामने लूंगा और चाहूंगा इसका आंसर आप तेजी से दें, ठीक है। तो चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपको आवाज तो मेरी आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष लेता हूं, ये रहा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाओ। माप की बात हो रही है, बच्चा माप यानी मेजरमेंट को कैसे सीखता है। पहला, विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करता है। दूसरा, विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है। तीसरा, विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करता है। या चौथा, विद्यार्थी यानी मेट्रिक इकाइयों के बीच में संबंध स्थापित करता है, समझता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आप तेजी से देंगे। समझिएगा, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर इसको समझिएगा। देखो, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, मैं बच्चों को बोल रहा हूं, सपोज हमारे ये बच्चे हैं, ये क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, ये देखते हैं क्या इस हमारी कॉलोनी में इस रोड पर क्रिकेट खेला जा सकता है। कहते हैं ना, क्या इस रोड पर क्रिकेट खेल सकते हैं, इस गली पर खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, पार्क में क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। अवलोकन, पहले वो अवलोकन करता है, अवलोकन करता है कि वो कहाँ खेल सकता है, माप है ना। उसके बाद क्या करता है, वो अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है। जैसे अब आपने देख लिया कि यहां पर तो खेल सकते हैं, तो अमानक इकाई कैसे कि भाई राइट की बाउंड्री जो होगी ना, इस वाली दीवार में लग गया तो 2 रन है, इस वाली दीवार में लग गया तो 3 रन है, यहां पर इस घर में चली गई तो आउट है, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। तो वो अमानक इकाई, स्टैंडर्ड यानी अनस्टैंडर्ड यूनिट्स को मेजर करते हैं, तो उसके बाद वो अमानक इकाइयों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। इसके बाद जब बच्चा अमानक इकाइयों का प्रयोग शुरू करता है, उसके बाद वो जानता है हम तो गलत कर रहे थे, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। वो स्टेडियम में पहुंचता देखता 22 गज का मैदान है, अब वो मानक इकाई की बात करता है कि 22 गज का मैदान नहीं होगा। और इसके बाद वो इनमें कोरिलेशन बनाता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इन सब में वो संबंध स्थापित करता है, मीटर को किलोमीटर में बदलने की बात करता है। तो बच्चे को क्रम में क्या लगाया आपने, सबसे पहले अवलोकन करता है, यानी कहाँ है, सबसे पहले वो अवलोकन करेगा नंबर 1, उसके बाद वो अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा नंबर 2 पे ही लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या करता है, वो मानक इकाइयों का प्रयोग करता है और उसके बाद वो उनको रिलेशन निकालता है, ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है। तो यानी याद रखना हमेशा, बच्चा जब भी अमानक और मानक के बीच में बात आएगी तो सबसे पहले बच्चा अमानक इकाइयों का नहीं, अनस्टैंडर्ड यूनिट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का प्रयोग करता है, देन वो स्टैंडर्ड यूनिट्स पे आता है। तो याद रखना कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है ये आपको बताना है। देखते हैं, प्रयोगशाला विधि,
प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या अनुसंधान विधि, इनमें से कौन सी विधि है जो देखो सुनो समझो। देख याद रखना, देखो और सुनो समझो पर वैसे मैं बता दूं प्रदर्शन विधि सही है, लेकिन ये होती कहाँ है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रयोगशाला में जब टीचर प्रैक्टिकल कराता है तो यही बोलता है टिल्लू देखो मैं क्या करता हूं, सुनो मैं क्या बोलता हूं, और अपने दिमाग से समझो और प्रैक्टिकल करो। देखो सुनो और समझो, तो ये प्रोजेक्ट मेथड और प्रयोगशाला मेथड के अंतर्गत विधि आती है, इसको प्रदर्शन विधि बोलते हैं। तो आप देखो सुनो और समझो पर प्रदर्शन विधि एग्जीबिशन मेथड काम करता है, प्रेजेंटेशन मेथड काम करता है। बहुत बढ़िया। नया क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, ये रहा। हामिदा अपने विद्यार्थियों को एक गणित योग्यता को संवृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों को अवलोकन करने के लिए देती है। माफ कीजिएगा। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। इस वाली समस्या का वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाएं और भागफल भी 10 की घात से घट जाता है। अब समझना, इसको मैं डिवाइड करता हूं आंसर 3, इसको डिवाइड करता हूं आंसर 3, इसको डिवाइड करता हूं आंसर 3, इसको डिवाइड करता हूं आंसर 3। यानी आप अगर देखो यहाँ दशमलव बढ़ा रहे थे ना, 10 की घात से कम कर रहे थे, आप 10 की घात से कम करते उत्तर नहीं बदला, आपने 10 की घात 2 से कम कर दिया उत्तर नहीं बदला, आपने 10 की घात 3 से कम कर दिया तो भी उत्तर नहीं बदला, आप 10 की घात 1 को बढ़ा रहे हैं उत्तर नहीं बदला, 10 की घात में 2 बढ़ा रहे हैं प्लस में तब भी उत्तर नहीं बदला, 10 की घात 3 को बढ़ा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर अगर आप हर और अंश को 10 की घात से बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो उत्तर में परिवर्तन नहीं है। इसने कहा भाजक को बढ़ाया जाए उत्तर 10 की घात से घट जाता है, गलत, उत्तर तो वही है। जब एक गुणज को 10 की घात से विभाजित किया जाता है दूसरे को 10 की घात से गुणा किया जाता है, गलत, गुणा भाग तो बराबर से हो रहा है ना। जब एक भाजक को 10 की घात से घटात होती है तो दूसरे को 10 की घात से बढ़ात होती है तो गलत। तो क्या करता है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाएं, या तो बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो भागफल कभी नहीं बदलता, वो समान रहता। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो हामिदा उस उत्तर को लिखने के लिए ये योग्यता सिद्ध करना चाहती है बच्चों के अंदर, क्या कि ये कभी भी घटाए 10 की घात से बढ़ेंगे घटेंगे तो उत्तर नहीं बदलता है। समझ में आ गया होगा प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया। नया क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिया जाए आप लोगों के समझ सकता हूं। नया प्रश्न ये रहा, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, बच्चों से प्यार करें, व्यक्तिगत ध्यान दें। तो यहां बड़ा कंफ्यूजन है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को लिखा गया है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझिएगा। मैं प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, इट्स पेपर 1 to 5। तो उपचारात्मक शिक्षण देने का तरीका आपको याद होगा, इंडिविजुअल उपचारात्मक शिक्षण आपने पढ़ा होगा कि अगर बच्चे को आप उपचारात्मक शिक्षण भी देते हैं तो वो कई तरह से दिया जाता है, जिनमें से एक व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है। और वो कब दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से तब दिया जाता है जब एक बच्चे की समस्याएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो। इंडिविजुअल बच्चा हो, वो एक समस्या को लेकर आ रहा है, उसकी विषयों में अलग अलग समस्या हो, तो वहां पर छात्र को जरूरी है कि वो उस पर व्यक्तिगत ध्यान दे, उसका व्यक्तिगत रूप से समझाए, बताए और पढ़ाए और उसे निर्देशित करे। तो राइट ऑप्शन है बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नया क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन में की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह कौन सी हैं? सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है कि आर्थिक है? इनमें से कौन सी गतिविधियां हैं जो मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा गणित का उपयोग होता है? सांस्कृतिक में, मनोवैज्ञानिक में, सामाजिक में या आर्थिक में? तो आप सभी जानते हैं ना, सब्जी वाला ठेले वाला, मोची, लोहार, बढ़ई, कुमार, जो भी आप वर्कर हैं, जो भी काम है, चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, जज हो, कोई भी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हर किसी को गणित की आवश्यकता सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? पैसा गिनने में पड़ती है ना। तो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा गणित का प्रयोग आर्थिक रूप से किया जाता है, क्योंकि छोटे से छोटे तबके का, बड़े से बड़े स्तर का व्यक्ति गणित का प्रयोग जरूर करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें से 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब? ये प्रश्न आया है सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी या किस मॉडल से संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला, संवर्धन, पृथक्करण,
योग की पुनरावृत्ति समुच्चयन। अब समझना, यहां पर सब चीज एक जैसी लगती है। संवर्धन का मतलब होता है कंजर्वेशन, नहीं, क्वेश्चंस को क्या करना, कंजर्व करना, मतलब संरक्षित करना। जानते हैं ना कि आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंजर्वेशन देंगे, यानी क्वेश्चन कैसे आया है उसका तरीका आपको पता होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। तो संवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को वृद्धि करना, उसको संरक्षित रखना। जैसे आपने कहा 4 में 5 जोड़ दे तो कितना हुआ, 8, तो ये संवर्धन है, समझना। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। आपने कहा 10 में से 8 घटाए तो 2 बचा, अलग अलग हो गए, या आपने इनको अलग अलग ऐसे बांट दिए फैक्टर में, ठीक है। बात करते योग की पुनरावृत्ति, जहां पर भी हासिल लगेगा। जैसे आपने कहा 18 में 25 जोड़े तो आपने देखा 8 5 13 हासिल लगे 1, तो उसको पुनर्समूहीकरण भी बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं, पुनर्समूहीकरण भी इसको बोलते हैं। बात करते हैं समुच्चयन की, जहां पर एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिल जाएं, जहां पर एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलकर एक साथ काम करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको बताया भी है सोफा सेट, एक सोफा सेट में एक बड़ा सोफा, 2 छोटी कुर्सी, हर किसी का रंग रूप कलर डिजाइन सब सेम होता है ना। तो जब एक जैसी प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को आप एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो आपको समुच्चय बनता है, जिसको अंग्रेजी में सेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा सेट, तो आपने क्या देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहां पर क्या था, एक टोकरी में 5 सेब थे, चलो भाई 5 सेब थे, ये रहे। हालांकि मेरा सेब बहुत ही बेकार बनता है, ऐसे ऐसे, अब तो अच्छा बन गया, ऐसे ऐसे 5 सेब आपके सामने थे, ठीक है। ये आपके 5 सेब थे, उसमें उसने 5 सेब में 7 सेब और मिला दिए, तो सारे कितने बने, 12 सेब बने ना, 12 सेब बने ना, टोटल 12 सेब हुए ना। तो ये 12 सेब ही है ना, आम तो नहीं है। तो यहां पर क्या है, एक ही तरह के चीजों को जोड़ दिया गया है, एक ही तरह के एलिमेंट्स को मिला दिया गया है। तो जब एक जैसे एलिमेंट को आप मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको बोलते हैं समुच्चयन। तो राइट ऑप्शन क्या है, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, समुच्चयन। क्योंकि यहां पर सेब हैं, अगर यहां पर आम होते तो मैं संवर्धन में ले जाता, और वो ज्यादा होते तो उनको पुनरावृत्ति में ले जाता। तो एक ही चीज के छोटे छोटे से स्टेप्स है जिनको आपको सीखना है। बात समझ में आ गई होगी। 10 ग्राम क्या है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 10 ग्राम क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न पेपर में भी आया है। एक पुरानी चीनी पहेली है, विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 5 या 7 टुकड़े होते हैं, सही उत्तर को छांटो। पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। ये 10 ग्राम आप देख पा रहे हैं, ऐसी आकृति बचपन में बहुत खेली है, बहुत देखी होंगी ऐसी आकृति बचपन में। तो ये 10 ग्राम की आकृति है, जिसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी इमेजेस, 7 आकृतियां हैं। 7 आकृतियां ना, टोटल 7 फेजेस यहां पर है, 7 आकृतियां। तो 10 ग्राम में फिक्स है, बेसिक 10 ग्राम में 7 आकृतियां का होना पाया जाता है, पहली बात। अब देखो ये क्या है, आप बोलेंगे तो वर्ग है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। सब ज्यामितीय आकृतियां हैं, सारी क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है ना। और इससे क्या लगता है, आप एक आभासी चित्र बना रहे हैं कि एक व्यक्ति दौड़ रहा है, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है ना आपको। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए भी यूज होता है। तो क्या समझ में आया, ये चीनी पहेली बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। ज्यामितीय आकारों के लिए पहचान के लिए प्रयोग होता है, ये भी सही बात है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स को आप पहचानते हैं। और इसके द्वारा 5-7 टुकड़े नहीं होते, इसमें 7 टुकड़े भी मैंने दिखाए ना। कितने टुकड़े थे, यहां पर थे 7 टुकड़े, देखे ना आपने 7 टुकड़े। तो 7 टुकड़े होते, 5 नहीं होते। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, राइट ऑप्शन इज 1। समझ में आ गया। कोई ऐसा दोस्त जिसको समझ में ना आया हो, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आज आपके थे, मैंने बहुत तेजी से क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि 30 प्रश्न बहुत फास्टली मैं आपको समझा दूं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और आपको लग रहा है कि आप इनसे कुछ अचीव कर सकते हैं, फास्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपने समझे, क्वेश्चंस को पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें, तो रात्रि 9:30 बजे पर डे, 9:30 पर डे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव और पूरा आनंद उठा सकते हैं। अभी मैं आने वाले समय में एक पैडागॉजी महापुराण शुरू कर रहा हूं, जिसमें 500 पैडागॉजी के क्वेश्चन ही होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होंगे, ठीक है। तो दीजिएगा दोस्तों इजाजत। अगर आपको अच्छा लगा और चाहते हैं आप आगे वाले समय में आपको चीजें मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अब आपसे कल 9:30 बजे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू, हैव फन एंड